नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। मौर्य साम्राज्य के पढ़ने के क्रम में आज उसका भाग 3 आपके सामने है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अशोक के अभिलेख। ठीक है, और अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है सम्राट अशोक के बारे में, उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ। आप क्लिक कीजिए, पहले उसे देख लीजिए, फिर यहाँ पे वापस आते हैं। ठीक है, देख लिया, वेरी गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस आ, वीडियो में आप लोग किन किन पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे, क्या क्या हम लोग यहाँ सीखेंगे। सबसे पहले जो हम लोग यहाँ सीखने जा रहे हैं वो है कि अशोक के अभिलेखों का महत्व, इंट्रोडक्शन क्या है, अशोक के अभिलेख क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज अभिलेखों के प्रकार। ठीक है, कई तरह के अभिलेख मिलते हैं, तो किस तरह के कौन कौन से अभिलेख हैं। नेक्स्ट मिलेगा आपको किस भाषा में दिए गए हैं, ठीक है, किस लिपि में है, किस भाषा में है, कहाँ कहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कि ठीक है, इनका लोकेशन क्या है, जहाँ से मिले हैं, किसने ढूंढा है, किस सन में ढूंढा है, एंड ऑल दोज थिंग्स। और फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि ये अभिलेख हमें क्या सूचना देते हैं। ठीक है, क्योंकि परीक्षाओं में जब बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसी से बनते हैं कि किस अभिलेख में, किस शिलालेख में, किस स्तंभलेख में, ऑल दोज थिंग्स आर मेंशन्ड। सो इस वीडियो में हम लोग फटाफट देख लेते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में, और ये सारे पॉइंट्स जो आपके सामने हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले तो अशोक के अभिलेख जो हैं, ठीक है, अशोक के अभिलेख के बेसिक इंट्रोडक्शन, परिचय। तो अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि अशोक ने ये जो अभिलेख लिखवाए हैं, बनवाए हैं, एक हखामनी सम्राट था, ठीक है, उसकी प्रेरणा से उसने, और जो हखामनी सम्राट था उसका क्या नाम था, उसका नाम था डेरियस, यानी कि दारा। ठीक है, इतिहास में डेरियस कहलाता है, भारतीय स्रोतों में से दारा नाम से जाना जाता है। तो दारा के जो अभिलेख हैं ईरान में पाए गए हैं काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में, तो माना जाता है कि शायद अशोक ने उससे इंस्पायर होकर ही भारत में अभिलेख बनवाए हैं। तो अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखिए तो एक शॉर्ट में मैंने दिखा कहाँ से मिले हैं, उसके बारे में आगे डिटेल में भी बात करेंगे। किस भाषा में मिले हैं, सबसे पहली चीज़ तो जो अशोक के अभिलेख हमें मिले हैं, ये मिले हैं ब्राह्मी में, ठीक है, खरोष्ठी में, और अरमाइक और ग्रीक में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, अशोक के अभिलेख जो भी भारत में मिले हैं, ठीक है, वर्तमान भारतीय भू भौगोलिक क्षेत्र में, वो सभी ब्राह्मी लिपि में हैं। ठीक है, भाषा जो है वो प्राकृत है, भाषा सारे अभिलेखों की क्या है, प्राकृत है, कुछ को छोड़ करके मैं मेंशन करूंगा आगे। और भारतीय भूभाग वाले सारे ब्राह्मी में हैं। खरोष्ठी में कौन से, दो अशोक के ऐसे अभिलेख हैं जो ये शहबाजगढ़ी और मानसेहरा के, वो खरोष्ठी भाषा में है। कारण ये है कि वो जो है वहाँ पे ईरानी क्षेत्र के पास में थे, तो वहाँ खरोष्ठी लिपि का प्रयोग ज़्यादा होता था। अरमाइक और ग्रीक, ठीक है, अरमाइक और ग्रीक उस समय की दो लिपियाँ हैं, उसमें वो अभिलेख मिले जो कि यूनानी क्षेत्रों के नज़दीक के भारतीय अशोक के भूभाग थे, वो मिले हैं अरेमाइक और ग्रीक में। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने, क्योंकि ये हैं, लिपि अलग है, उनकी भाषा है प्राकृत। ठीक है, सबसे पहले 1837 में एक इंग्लिश इंडोलॉजिस्ट थे, ठीक है, भारतीय विज्ञानी, नाम था जेम्स प्रिंसेप। तो सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा है भाई, 1837 में। याद रखिएगा, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा है अशोक के अभिलेखों को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू बी नॉट टू बी फॉरगॉट ना। अशोक के अभिलेखों के क्या क्या प्रकार हैं, ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों के बेसिकली 3 प्रकार माने गए हैं। ठीक है, स्तंभ लेख मिले हैं उसके, जो पिलर्स पे हैं, स्तंभ बनवाए हैं उसने, उन पिलर्स पे हैं। दूसरा है शिलालेख, ठीक है, नेचुरल चट्टाने हैं जो उसके साम्राज्य में फैली हुई थी, तो उसने क्या किया, उन शिलाओं पे अपने आदेश खुदवा दिए शिल्पियों से कह के। कारण ये रहा होगा कि कागज पे लिखेंगे, किसी भी चीज़ पे लिखेंगे जो डिके हो जाएगा, समय के साथ साथ उसका क्षरण हो जाएगा, लेकिन चट्टानों पे लिखा हुआ लेख अमर हो गया। देखिए, हमें भी मिला है, पढ़ा गया है, और इतिहास का एक प्रामाणिक स्रोत है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, गुहा लेख है। गुहा लेख मतलब केव्स में मिले हैं। तो अशोक ने एक केव बराबर, ठीक है, बराबर की गुफाएं जो कि गया जिले में है, उसने कुछ भिक्षुओं को दी थी, आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये 3 कैटेगरी हैं, स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहा लेख। इनमें भी सब कैटेगरीज देखिए, अगर स्तंभ लेख है, मेजर रॉकेट पिलर एडिक्ट्स हैं स्तंभ लेख, तो क्या है, कुछ लघु स्तंभ लेख हैं जो उस सीरीज से थोड़ा सा अलग हैं। किसी विशेष आज्ञा को प्रचारित करने के लिए, या किसी विशेष विजिट को डिग्निफाई करने के लिए, या कुछ अन्य सूचना देने के लिए उसने क्या किया, कुछ लघु स्तंभ लेख भी लगवाए।
बात करते हैं शिलालेख। तो जो लंबे शिलालेख हैं उनकी संख्या है 14। उसके अलावा से कुछ लघु शिलालेख भी यहाँ वहाँ से पाए गए हैं। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मस्की गुजरा, नेट्टूर और उड्डयन गोलन, इन 4 जगहों के लघु शिलालेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो वही लघु शिलालेख है ये। ठीक है, तो स्तंभलेख मेजर रॉक एडिक्ट और लघु स्तंभलेख माइनर रॉक एडिक्ट, माइनर पिलर एडिक्ट, माई मिस्टेक, शिलालेख हो गए। ठीक है, ये हो गए आपके रॉक एडिक्ट्स और लघु शिलालेख माइनर रॉक एडिक्ट्स। गुहालेख, ठीक है, ये कहाँ है? ये एक ही मिला है अशोक का गुहालेख, केवल एक है, वो कहाँ है? बराबर गुफा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, स्तंभ लेख। देखिए ये है वो चीज़ जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेखों में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि किस स्तंभ लेख में क्या दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टोटल जो है इनकी संख्या है 7। ठीक है, ये राजाज्ञाएं हैं या प्रज्ञापन है। ठीक है, कुछ आदेश उसने जारी किए हैं या कुछ एडवर्टीजमेंट्स दिए हैं। उनकी संख्या याद रखिएगा, टोटल कितने हैं? 7। देखिए फिर बताता हूँ आपको, काउंटिंग में कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 करके ऐसे क्या है? 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आदेश हैं। ये 7 आदेश जो हैं, ठीक है, 6 जगहों पर पिलर्स लगाए गए और उन 6 जगहों पर पिलर्स में इन आदेशों को लिख दिया है। तो आदेशों की टोटल संख्या कितनी है? 7। और कितनी जगह से मिले हैं? 6। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ साफ साफ, संख्या है 7 और जो मिले हैं 6 भिन्न भिन्न स्थानों से। कहाँ कहाँ से मिले? देखिए सबसे पहला ये दिल्ली टोपरा, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में था। देखिए दिल्ली टोपरा 2 नाम इसलिए हैं इसके कि ये है आपका दिल्ली टोपरा। देखिए ये वाला पिलर जो है दिल्ली टोपरा, कारण क्या है इसका दिल्ली टोपरा नाम क्यों रखा गया है? इसलिए कि ओरिजिनली ये था टोपरा में, सहारनपुर में, लेकिन फिर ये चला गया कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, कौन ले गया? अच्छा पॉइंट है, आगे बात करेंगे। ठीक है, दिल्ली मेरठ सेम स्टोरी। ठीक है, ये पहले मेरठ में था, बाद में एक सुल्तान की निगाह पड़ी इस पर। ठीक है, कहाँ चला गया? ये दिल्ली ले गया अपनी राजधानी को सजाने के लिए। ये है आपका लौरिया अर्राज। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों के तीनों जो हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? बिहार में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये है आपका रामपुरवा, ये हो गया आपका लौरिया अर्राज और ये हो गया आपका लौरिया नंदनगढ़। ये तीनों कहाँ हैं? बिहार में। तो फिर और छठा कौन सा बचा? प्रयाग का स्तंभ। ठीक है, कौशाम्बी में जो मिला था। ठीक है, ये है आपका कौशाम्बी वाला स्तंभ, राइट, इलाहाबाद के नज़दीक। तो ये हो गया आपके टोटल कितने? 7 हो गए भाई। तो ये हो गया आपका दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, कौशाम्बी, रामपुरवा, लौरिया राज, लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है? हर स्तंभ लेख क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो स्तंभ लेख जो है दिल्ली टोपरा वाला सबसे प्रसिद्ध है। ये कौन ले गया था? फिरोज शाह तुगलक जो है इसको ले गया था अपनी राजधानी तुगलकाबाद। ठीक है, और इस स्तंभ की एक और विशेषता है। देखिए जैसे मैंने बताया कि अशोक के टोटल 7 स्तंभ लेख हैं, तो उन 7 स्तंभ लेखों को एक साथ केवल इसी पे दिया गया है। ठीक है, बाकी जो हैं स्तंभ लेख उनमें केवल 6 ही मिलते हैं, 6 ही आदेश दिए गए हैं। सिर्फ दिल्ली टोपरा ऐसा जिसपे 7 के 7 मेंशन्ड हैं, ध्यान रखिएगा, दिल्ली टोपरा। ठीक है, आपके इसमें 7 के 7 स्तंभ लेख जो है मेंशन, राइट। दिल्ली मेरठ, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये मेरठ में था और इसको फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया। लौरिया अर्राज, लौरिया नंदनगढ़ और ये रामपुरवा, ये तीनों कहाँ हैं? बिहार का चंपारण, राइट। अब बचता क्या? आपका प्रयाग वाला यानी कौशाम्बी। ये पहले कहाँ था? कौशाम्बी में। भाई अकबर ने इसको देखा, बोले भाई फिरोज तुगलक अगर उठा ले गया दो तो एक मैं भी शिफ्ट करूंगा अपने किले में, इलाहाबाद के किले में, तो उसने वहाँ शिफ्ट कर दिया। और ख़ास बात ये है कि ये ओरिजिनली अशोक का स्तंभ है। ठीक है, स्तंभ लेख इस पे कितने हैं? 6 मिलते हैं। बाद में इसी स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी लिखी गई। किसने लिखवाई थी? हरिशेन ने। ठीक है, सब अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, याद रखिएगा। हरिशेन ने, उसका जो महासंत विग्राहक था हरिशेन, उसने अपने सम्राट की प्रशंसा में अलग से कुछ नहीं किया, उसको एक पिलर लगाया लगाया मिल गया, उसी पे उसने अपना लेख लिखवा दिया। प्रयाग प्रशस्ति आपकी ओरिजिनली अशोक स्तंभ पर है। ठीक है, बाद में थोड़ी बहुत जगह बची रही होगी, तो हुआ क्या कि बीरबल, अकबर के दरबारी, और बाद में फिर जहांगीर,
इन लोगों ने भी अपने अपने लेख इस पे लिखवा दिए हैं। तो ये बहुत ही फेमस चीज़ है कि जो कौशाम्बी वाला स्तंभ है वो प्रयाग में है और उस पर बहुत सारे लेख लिखे गए हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, लघु स्तंभ लेख। ठीक है, लघु स्तंभ लेख जो है उनकी संख्या जो मुख्यतः मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे कितने हैं, 5। 5 ही, कुछ अन्य भी हैं लेकिन मैं सिर्फ इसलिए 5 बता रहा हूँ आपको क्योंकि इन 5 पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, सब याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये कहाँ का है, सांची में है। ठीक है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी के पास भी है, इलाहाबाद के पास। देन 2 हैं नेपाल की तराई में, देखिए नेपाल की तराई 1 रुमिनदेई में और नेपाल की तराई 2। ठीक है, ये कहाँ है, निगाली सागर या निगलीवा। ठीक है, ये हैं अशोक के लघु स्तंभ लेख। इनकी खासियतें क्या हैं, ठीक है, किसमें क्या मिलता है, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये राजकीय घोषणाएं हैं। ठीक है, अशोक की क्या है, राजकीय घोषणाएं हैं जो इन स्तंभों पर मिलती हैं। ठीक है, इन्हें कहा जाता है लघु स्तंभ लेख। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जो सांची और सारनाथ, ये वाले दोनों, सांची वाला और ये सारनाथ वाला, इन दोनों में ही अशोक ने, ठीक है, अपने महामात्रों को आदेश दिया है कि बौद्ध संघ में कुछ विघटन हो रहा है, कुछ विभेद हो रहा है, उनको रोका जाए और जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें मैं दंडित करूंगा। दोनों पे आदेश दिए गए हैं, किसके लिए, बौद्ध संघ के विभेद को रोकने के लिए। नेक्स्ट, कौशाम्बी, ठीक है, या प्रयाग, ये जो वाला जो है आपका, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, रानी का अभिलेख। रानी का अभिलेख क्यों कहते हैं, क्योंकि यही एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक की पत्नी का नाम, एकमात्र पत्नी, पत्नियां कई थी लेकिन अभिलेखों में सिर्फ एक का नाम मेंशन है, उनका नाम क्या है, रानी कारुआकी, जो कि कहा जाता, लिखा हुआ है कि राजकुमार तीवर की माता थी। ठीक है, रानी कारुआकी ने दान दिया था, तो रानी कारुआकी का नाम है यहाँ पे, इसीलिए क्या लिखते हैं इसको, रानी का अभिलेख कहा जाता है कौशाम्बी वाले को। ठीक है, नेक्स्ट, रुमिनदेई प्रज्ञापन, ये वाला, ये जो रुमिनदेई है ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पहली चीज तो अशोक ने क्या किया था, अपने अभिषेक के 20वें वर्ष, अपने अभिषेक के 20वें वर्ष वो गया लुम्बिनी। ठीक है, 20 वर्ष पश्चात लुम्बिनी गया, और चूंकि ये भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, ठीक है, तो उसने यहाँ विहार यात्रा की उसको, तो उसने यहाँ पे एक बहुत बड़ी पत्थर की दीवार बनवा दी, एक स्तंभ स्थापित कर दिया। और याद रखने वाली बात क्या है, लुम्बिनी गांव का जो धार्मिक कर था, बलि टैक्स, उसे बहुत कम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया उसे, केवल 8वां भाग। उसका मानना था कि ये पवित्र भूमि है, भगवान शाक्य मुनि का जन्म हुआ है, भगवान बुद्ध का, तो उसने क्या कर दिया, टैक्सेशन यहाँ जस्ट हाफ कर दिया। ये भी याद रखिएगा कि रुमिनदेई जो अभिलेख है, ठीक है, वो एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करता है, ना कि धार्मिक विषयों। धार्मिक विषय डिस्कस हुए हैं लेकिन अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात की गई, टैक्सेशन के बारे में बात की गई है। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। रुमिनदेई प्रज्ञापन अर्थशास्त्र से, ठीक है, टैक्सेशन से, कर से संबंधित है। ठीक है, और एक चीज, ये एकमात्र अभिलेखी प्रमाण है, अभिलेख मिला है जहां से ये सिद्ध होता है कि ये भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। बाकी जगहों पे साहित्यों में मिला है, ठीक है, बौद्ध साहित्य में कई जगह मिला है भगवान की, बुद्ध शाक्य मुनि की जो जन्मस्थली वो क्या है, लुम्बिनी ग्राम है, लेकिन अभिलेख लिखा हुआ उस समय का शासक का, ठीक है, वो कहाँ मिला है, यही है आपका रुमिनदेई प्रज्ञापन जो है। ठीक है, और अब क्या बच गया, एक बच गया हमारा ये वाला निगाली सागर। यहाँ पे क्या किया था उसने, 14वें वर्ष, ठीक है, निगलीवा में कनक मुनि का एक स्तूप था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध शाक्य मुनि के पहले, ठीक है, कई सारे पौराणिक बुद्ध हुए, उन्हीं में से एक थे कनक मुनि। उनका एक स्तूप था जो कि जीर्ण शीर्ण हालत में था, अशोक ने क्या किया, उसका संवर्धन करवाया था। राइट, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख। हमने पढ़ लिया स्तंभ लेख, ठीक है, मेजर स्तंभ लेख कितने थे, ठीक है, लेख थे 7, मिले थे 6 जगहों से, और पढ़े हमने 5 लघु स्तंभ लेख। अब आगे बढ़ते हैं, अशोक के शिलालेख। ठीक है, शिलालेख जो किस में मिले हैं, पत्थरों पे मिले हैं, शिलाओं पर मिले हैं शिलालेख। ठीक है, कितने हैं, पहला सवाल, 14। हाउ मेनी आर देयर, 14, 14 शिलालेख हैं जो मिले हैं 8 भिन्न भिन्न जगहों से। फिर ध्यान रखिएगा, स्तंभ लेख 7 हैं, 6 जगह से मिले हैं। शिलालेख 14, 14 हैं और मिले हैं 8 जगहों से, 5, 3, 8। राइट, कहाँ कहाँ से मिले हैं, शहबाजगढ़ी से,
अभी वर्तमान पाकिस्तान में पेशावर में, ये खरोष्ठी लिपि में है। मैंने शुरू में बताया था कि 2 अभिलेख जो अशोक के ऐसे जो खरोष्ठी में, ब्राह्मी में नहीं है। अभी जो भी पढ़ रहे हैं सब ब्राह्मी में है, लेकिन सिर्फ शहबाजगढ़ी वाला एक मिला हमको पहला। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका शहबाजगढ़ी, ये क्या लिखा हुआ है, ये शहबाजगढ़ी, ये है खरोष्ठी लिपि में। नेक्स्ट है मानसेहरा, ये पाकिस्तान के हजारा प्रोविंस में है। ये भी किस में है, ये रहा मानसेहरा आपका, देखिए मैप में ध्यान दीजिए, ये रहा मानसेहरा, राइट। कालसी, कालसी कहाँ है, ये है आपका देहरादून में, ये रहा आपका कालसी, ठीक है, ब्राह्मी में है। जौगढ़ उड़ीसा, ये रहा आपका जौगढ़, ठीक है। सोपारा, सोपरा कहाँ पे है आपका, महाराष्ट्र। एर्रागुड़ी, एरागुड़ी कहाँ पे है आपका, ये रहा भैया आपका एरागुड़ी, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिले में। गिरनार अभिलेख, ठीक है, इसी में बाद में रुद्रदामन ने भी अपना लिखवाया था। तो गिरनार अभिलेख जो है ये रहा सौराष्ट्र में। और क्या हो गया आपका धौली, ये भी कहाँ है, उड़ीसा के पुरी जिले में। तो ये हो गया आपके अशोक के वो 8 स्थान जहाँ से शिलालेख मिले हैं। एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर आपने ध्यान दिया हो, यहाँ पर सभी का जो पहला अक्षर जो मैंने रेड से रखा है, इसलिए कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ट्रिक, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये कहाँ कहाँ से मिले हैं। यद्यपि थोड़ा सा स्लैंग हो जाता है हल्का सा, ठीक है, बोलचाल की भाषा में, फिर भी याद रखने की अगर कोई भी चीज़ काम आती है, कोई भी ट्रिक आती है तो चलेगा, राइट। ध्यान दीजिए कैसे याद रखेंगे, ये देखिए आ गया आपका, ठीक है, देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ, शाम को जो सोए, ठीक है, जो भाई शाम को सो गया, शाम को जो सोए वो क्या है, गधा, राइट। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, शाह से शहबाजगढ़ी, माँ से मानसेहरा, का से कालसी, जा से जौगढ़, सो से सोपारा, ए से एर्रागुड़ी, गा से गिरनार, और धा से हो गया आपका लास्ट में धौली। सीक्वेंस मिलाइए, यही सीक्वेंस है, राइट। शाम को जो सोए गधा, ठीक है, याद रखने में क्या जाता है, अगर याद रहता है इससे याद रखिए वो 8 स्थान जहाँ से हमें मिले हैं अशोक के शिलालेख, ठीक है। इन शिलालेखों में क्या दिया गया है, हैव अ क्विक लुक, ठीक है। एक और चीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, इतिहास पढ़ते रहिए। कॉम्पिटिशन्स में इससे बचाव का नहीं है, इससे कोई बचाव नहीं है, इसलिए पढ़ते हैं आराम से, मस्ती से, है ना। सब्सक्राइब कीजिए। मूविंग फॉरवर्ड, 14 शिलालेख और उनके विषय, ठीक है, किस में क्या दिया गया, देखिए कुछ मैंने ग्रीन कर दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबको बिल्कुल याद रखनी है। अन्य भी अगर याद रख सकते हैं वेरी गुड, नहीं याद रख सकते हैं कोई बात नहीं, दोबारा देखिए वीडियो, ठीक है। और जो ग्रीन है इन्हें बिल्कुल याद रखिएगा। कुछ को मैंने देखिए स्टार्टिंग उनकी रेड की है, क्योंकि आई विल टेल यू लेटर ऑन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। जो पहला शिलालेख है, 14 कितनी है, सॉरी कितनी संख्या है इनकी, 14, 14 है इनकी संख्या। किस में दिया गया, सबसे पहला शिलालेख जो है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, इसका मतलब अहिंसा, क्या है ये, अहिंसा के बारे में भी इसमें बात की गई है, पशु बलि की निंदा की गई, मना करता भाई पशु बलि नहीं दी जाएगी। शिलालेख संख्या 2, ठीक है, समाज की, कल्याण की, मनुष्य और पशु चिकित्सा, यस वेरी इंपॉर्टेंट। चिकित्सा की बात सभी करते हैं, लेकिन अशोक एक पहला शासक है जो अपने अभिलेखों में पशु चिकित्सा की बात करता है, ठीक है। और ये बताता है दूसरे शिलालेख में, देखिए मैंने कि मैंने यवन राज्यों में, यूनान में, ठीक है, 5 यवन राज्यों का नाम देता है, बताता है कि मैंने वहाँ पर अपने दूतों को भेजा है, जहाँ पे मैंने पशु चिकित्सा के हेतु, मनुष्यों और पशु दोनों की चिकित्सा हेतु मैंने चिकित्सालय स्थापित किए हैं, राइट। शिलालेख संख्या 3, याद रखिएगा, तीसरे में 3 अधिकारी दिए गए हैं। तीसरे में क्या, तीसरा शिलालेख 3 अधिकारी, तीनों के नाम क्या है, प्रादेशिक, राजुक और युक्त, ठीक है। अक्सर प्रश्न आता है कि भाई अशोक के 3 अधिकारियों का नाम बताइए जो उसके शिलालेखों में मेंशन है, तो कौन है, प्रादेशिक, ठीक है, राजुक और युक्त, ठीक है। हर 5वें साल बोलता था भैया धर्म प्रचार के लिए, इन्फेक्शन के लिए जाइए, घूमिए, कहाँ पर, पूरे राज्य में, जिसे क्या बोलता था, वो बोलता था अनुसंधान, यानी कि अनुसंधान के बारे में किस शिलालेख में दिया गया, तीसरे में। इसके अलावा बचत करिए, धार्मिक नियम मानिए, अल्पव्यय को, ठीक है, वो धम्म का अंग बताता है। 3 चीजें, बचत, धार्मिक नियम और अल्पव्यय, कम खर्चा करो, वो क्या है,
अशोक के धम्म का हिस्सा है। ठीक है, शिलालेख संख्या 4, ठीक है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा, याद रखिएगा। भेरी घोष हो गया युद्ध। अशोक ये कहता है कि मैंने युद्ध के द्वारा प्रचार का और साम्राज्य के प्रसार का माध्यम त्याग दिया है। अब भेरी घोष नहीं होगा, युद्ध घोष नहीं होगा, क्या होगा? धम्म घोष, धम्म विजय हासिल की जाएगी। शिलालेख संख्या 4। 5वें में करता है वो धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अपने शासनकाल के 13वें वर्ष वो क्या करेगा? बोलता है कि भाई मैंने एक नया अधिकारी धर्म महामात्र की नियुक्ति की, जिसका उद्देश्य है प्रजा में नैतिक धर्म का प्रचार प्रसार करना। राइट, ये तीनों, ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। शिलालेख संख्या 6 आत्मनियंत्रण की शिक्षा देता है और एक स्टेटमेंट उसमें दिया गया कि सर्वलोकहित मेरा कर्तव्य है। ठीक है, मेरा एकमात्र उद्देश्य लोगों की भलाई करना ही है। और ये बताता है कि भलाई के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। प्रतिवेदक, यदि कोई प्रतिवेदक आता, कोई सूचना आती है तो मुझे वो प्रत्येक स्थान पर, ठीक है, वेट नहीं करना है बादशाह, सॉरी, सम्राट क्या कर रहे हैं, क्या करना है, प्रत्येक स्थान पर हमें सूचना दी जाए। ठीक है, शिलालेख संख्या 7 और 8 में कॉमन दिया गया है, कुछ खास नहीं है। एक है यहाँ पे धम्म यात्राओं का वर्णन। ठीक है, अशोक ने क्या बताया कि भाई मैंने जो यात्राएं थी ना, मंगल यात्राएं, विहार यात्राएं, ऐसे ही घूमने फिरने वाली बंद कर दी। अब मैं यात्रा कौन सी करता हूँ? धर्म वाली करता हूँ। ठीक है, अब बताता है कि भाई 10वें वर्ष में गया हूँ बोध गया, जहाँ पे शाक्य मुनि को क्या प्राप्त हुआ था? क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, वृक्ष के नीचे। शिलालेख संख्या 9, ठीक है, जीवन के मंगल, जो जीवन के अवसर, जो विभिन्न अवसरों पर आदमी नहीं पैसा खर्चा करता, फंक्शन करता है, जो मंगल करता है, ठीक है, उसको आलोचना करता है। बोलता है इसमें वेस्ट मत कीजिए धन को, किस चीज़ को ध्यान दीजिए? ध्यान दीजिए धम्म मंगल। ठीक है, धर्म के प्रचार और प्रसार पर ध्यान दीजिए, उससे ज़्यादा फायदा होगा। शिलालेख संख्या 10 राजाओं एवं उच्च अधिकारियों को आदेश दिया गया कि सदैव और सदैव केवल प्रजा के हित में ही कार्य करें। शिलालेख संख्या 11, ठीक है, धम्म की व्याख्या की है और धम्म क्या है? सर्वोत्तम वरदान, ये बताता है। शिलालेख संख्या 12 में क्या है? एक आधिकारिक नाम देता है, स्त्री महामात्र। ठीक है, स्त्री महामात्रों का नाम देता है, कहता भाई मैंने इनको नियुक्त की है और मैं सभी के विचारों का पूर्णतः सम्मान करता हूँ। धार्मिक सहिष्णुता की नीति का फॉलो किया जाएगा। शिलालेख संख्या 13 संभवतः अशोक के शिलालेखों में सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण यह है कि अशोक के जीवन की जो सबसे बड़ी घटना थी कलिंग के युद्ध के पश्चात उसका हृदय परिवर्तन, वो कहाँ मेंशन है? शिलालेख संख्या 13 में मेंशन है, याद रखिएगा 13। शिलालेख संख्या 13 में मेंशन है कि अशोक ने कलिंग के पश्चात बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ठीक है, उसका विचार बदल गया। राइट, तो कलिंग का युद्ध है इसमें, अशोक का हृदय परिवर्तन है इसमें। हाँ, अपने पड़ोसी राजाओं का नाम देता है, वो उस सीक्वेंस में है ना कि भाई मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, फिर मैंने क्या किया, अपने पड़ोसी राज्यों में किनके नाम दिए? चेल, चोल, पांड्य, केरल पुत्र, सतीय पुत्र, इन राज्यों में, साउथ में, है ना, एकदम साउथ में मैंने अपने दूत भेजे हैं धम्म प्रचार और प्रसार के लिए। ठीक है, श्रीलंका का भी मेंशन किया उसने इसी में। और क्या मेंशन किया उसने? मेंशन किया है 5 यवन शासकों का नाम, यवन शासक, ग्रीक शासक, कि इन विदेशी राज्यों में भी मैंने अपने दूतों को, प्रचारकों को भेजा है, जो वहां जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, शाक्य मुनि के धर्म का प्रचार करेंगे। ठीक है, यही चीज 5 यवन शासक जो हैं, इन 5 यवन शासकों का नाम और एक जगह मेंशन है, किसमें? दूसरे वाले शिलालेख में। राइट, ओके। और अब एक बचता है लास्ट वाला 14। तो 14 वाला क्या है भाई? 14 वाले में मेंशन क्या दिया गया है कि धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा है, धार्मिक जीवन जिए सभी लोग। तो अब एक चीज बची लास्ट पॉइंट कि ये भाई ये वाले रेड में क्यों थे? ये 3 जो हैं ये रेड में इसलिए हैं कि धौली और जौगढ़, है ना, कलिंग में जो शिलालेख मिले हैं, ठीक है, कलिंग में जो शिलालेख मिले हैं उन शिलालेखों में 11, 12 और 13, ठीक है, 11, 12 और 13 नहीं लिखा गया है। बाकी सब जगह पे 14 पूरे शिलालेख लिखे हुए हैं, लेकिन सिर्फ धौली और जौगढ़ जो कलिंग के इलाके हैं वहाँ जो शिलालेख मिले हैं उसमें 11, 12, 13 ये 3 मिसिंग हैं, नहीं लिखवाए गए हैं। उनकी जगह पे जो सेपरेट इंफॉर्मेशन दी है उसे बोलते हैं पृथक कलिंग प्रज्ञापन। ठीक है, सेपरेट कलिंग इंस्क्रिप्शंस। उसमें क्या दिया गया? बोला कि भाई सारी प्रजा मेरी पुत्रवत है, सब मेरी पुत्रवत है, सब मेरे लिए बराबर है। कारण ये है कि भाई कलिंग में जो
लेख लिखवा रहा है, वहाँ पे कलिंग विजय के बारे में थोड़ी लिखेगा कि मैंने तुम लोगों को जीत लिया है। तो उसको क्या किया, उसने 3 वहाँ से हटवा दिए। कौन कौन से 3? जो रेड हैं, ठीक है। आप देखिए 3 यहाँ पे रेड दिए हैं, ठीक है। 11, 12 और 13 ये नहीं है, इनकी जगह पे 2 सेपरेट हैं, कलिंग प्रज्ञापन। ओके, राइट। सो ये था बेसिकली हम लोगों का अशोक के शिलालेखों के बारे में। स्तंभलेख देख लिए हमने, शिलालेख देख लिए, और अब क्या बचा, एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो क्या है, गुहालेख। ठीक है, गुहालेख, केव इंस्पेक्शंस। ठीक है, तो अशोक की जो केव इंस्पेक्शंस हैं वो कहाँ मिली हैं, साउथ बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी पर। ठीक है, 3 गुफाएं अशोक ने बनवाई थी, और किसको दी थी ये दी थी आजीवक संप्रदाय। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध का ही समकालीन संप्रदाय था, आजीवक संप्रदाय, जिसके संस्थापक थे मक्खलीपुत्र गोशाल। नियतिवादी थे, फेट में विश्वास रखते थे। ठीक है, इन साधुओं को क्या मानना था कि जो कुछ है सब कुछ पूर्व निश्चित है, हमारे और आपके करने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ पूर्व निश्चित है, नियतिवादी है। आजीवक संप्रदाय, संस्थापक थे मक्खलीपुत्र गोशाल। ठीक है, तो इन साधुओं को भी अशोक ने बराबर में, ठीक, 3 गुफाएं बनवाई, रॉक कट है। ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानों काट के हॉलो करके गुफाएं बनाई गई, जहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मेंशन्ड है, लेख लिखवाया अशोक ने कि भाई ये गुफाएं मैंने आजीवक साधुओं को दान में देने के लिए बनवाई थी। इससे क्या सिद्ध होता है, धार्मिक सहिष्णुता की नीति। बौद्ध होते हुए भी वो आजीवक संप्रदाय जो कि प्रतिद्वंदी है, उनके भिक्षुओं को भी गुफाएं दान दे रहा है। अगर आप देखिए, कभी मौका मिले जाइए गया, ठीक है, घूम के आइए बराबर तक। ये आपका एंट्री गेट है, और नीचे अगर आप देखिए तो ये है इंस्क्रिप्शन। ये जो है ये क्या है, अंदर गुफाओं में लिखे गए इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अशोक के अभिलेखों के बारे में। होपफुली आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा, तो कीप वॉचिंग। ठीक है, हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, राइट। कीप वॉचिंग, बी विद अस, कीप लर्निंग, हिस्ट्री इजी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।